नमस्कार। फिर से हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ में। मैं हूँ राज। आप देख रहे हैं हाईवे 33। आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी रवि जी ने भेजा है। रवि की कहानी 2009 की है। तो चलते हैं उनकी कहानी में। लेकिन दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ऑल पे करके। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, ये घटना मेरे साथ में 2009 में हुई थी। मेरा नाम रवि है और मैं गांव का रहने वाला हूं, उत्तर प्रदेश का। मेरा हाल बहुत बेकार हुआ पड़ा था। गरीबी हमारे घर को तहस नहस कर रखी थी। मैं पढ़ा लिखा तो था, लेकिन मेरे पास में कोई काम नहीं था। मेरी उम्र लगभग 23-24 साल की रही होगी। मैं काम की तलाश में लगा हुआ था, लेकिन मुझे कोई काम नहीं मिल रहा था। और तभी हमारे एक जानने वालों ने बताया कि तुम उन रिश्तेदारों के पास क्यों नहीं चले जाते जो मुंबई के पास महाराष्ट्र में रहते हैं। वो तुम्हें शायद ज़रूर कोई न कोई नौकरी दिलवा देंगे। अब उम्मीद का एक किरण मुझे नज़र आया था। अब मैं सोचा क्यों न चलूं उनके पास में। जैसे तैसे मैं कुछ कर्जे वगैरह लेकर के किराया भाड़ा लेकर के मैं उस शहर में पहुंच गया था। मैं ढूंढने में जितना मेरे को टाइम लगा मैं तो आपको बता नहीं सकता, क्योंकि मेरे पास में आधा अधूरा उनका एड्रेस था। लेकिन जहाँ पर वो काम करते थे मैं उसी जगह पर पहुँच गया था। उनके घर तो नहीं पहुँच पाया, लेकिन उनके ऑफिस एड्रेस पर मैं ज़रूर पहुँच गया था। लेकिन मैं जब पहुँचा था तो वो छुट्टी पर थे, लेकिन वहाँ से मुझे उनका घर का एड्रेस मिल गया था। अब फिर मैं उनके ठिकाने पर जा पहुंचा। अब बिना बताए हुए तो मैं गांव से आया था और वो हमारे बहुत नज़दीकी रिश्तेदार थे। तो मैं जब उनके घर गया तो मुझे देख करके हैरान रह गए थे। और वो कहने लगे, रवि तुम इस जगह पर कैसे आना हुआ? कई तरह के सवाल उन्होंने पूछना शुरू कर दिया। मैंने बताया कि देखिए, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मैं बिल्कुल कोई काम धाम नहीं कर रहा हूँ। घर की हालत मेरी ख़राब हुई पड़ी है। मुझे एक नौकरी की सख्त ज़रूरत है, तो आप मुझे एक नौकरी दिलवा दो। लेकिन उन्होंने स्पष्ट शब्दों में बोलना शुरू कर दिया। वो कहने लगे कि देखो भाई रवि, तुम गांव से यहाँ तक तो पहुँच गए हो। चलो आ ही गए हो तो एक आध दिन यहाँ पर रुक सकते हो, लेकिन ज़्यादा दिन इस घर में आप रह नहीं पाओगे। आपको अपने आप ही नौकरी ढूंढनी पड़ेगी, क्योंकि मैं कोई आपका नौकरी दिलाने में मदद नहीं कर सकता। ना मेरे कोई जान पहचान है, तो मैं कैसे किसी को बोलूं कि आप नौकरी दे दो। वो भी स्पष्ट उन्होंने बात बोला था और उनकी हाव भाव भी बिल्कुल बदल गए थे। मैं उनका रवैया देख करके हैरान था। अब सोचने लगा कि तो मेरे नज़दीकी रिश्तेदार हैं, ये इतनी बेरुखी से क्यों मुझे बोल रहे हैं। मुझे शहर के ज़्यादा जानकारी तो थी नहीं कि जो इंसान गांव में कितना प्रेम से बात करता है और शहर में आकर के कैसे अपना रंग ढंग बदल लेता है। मुझे उन पर बहुत हैरानी हुई थी कि वो हमारे घर पर आया करते थे तो उनकी कितनी अच्छी व्यवहार थी, बात करने का तरीका कितना बढ़िया था। लेकिन जब मैं उनके घर पहुंचा तो ये मेरे साथ में क्या बर्ताव कर रहे हैं। मुझे नाराज़गी तो हो गई थी। अब मैं उनसे बोला कि देखिए, आप नौकरी दिलवा सकते हो तो बहुत बढ़िया, लेकिन मैं आप पर बोझ बनने नहीं आया हूँ। आपने मना कर दिया तो मैं चला जाता हूँ। मैं खुददार किस्म का इंसान था। अब मैं उनको उस घर को अलविदा कह करके चल पड़ा। अब मैं दिन भर नौकरी की तलाश में लगा रहता, लेकिन मुझे कोई नौकरी नहीं मिल रही थी।
करीब 5 दिन 5 रातें गुजर गई थी। मैं कभी बस स्टैंड पर सो जाता, कभी फुटपाथ पर सो जाता, कभी रेलवे स्टेशन के पास चला जाता था। लेकिन इतनी शोरगुल रात में होती थी कि मैं सही ढंग से सो नहीं पाता था। अब मैं फिर सुबह होते ही काम की तलाश में निकल जाता, क्योंकि मुझे शोरगुल का आदत था ही नहीं। मैं गांव का रहने वाला एक साधारण सा युवक था। मैं फिर काम की तलाश में इधर से उधर भटकने लगा। अब जो मेरे पास में जमा पूंजी थे, पैसे थे, सब खर्च हो गए थे। अब ऐसी हालात हो गई कि ना तो पानी पीने के लिए मेरे पास पैसा था, ना खाना खाने तो दूर की बात थी। अब मैं जो लोग गरीबों को खाना दिया करते थे रोड पर गाड़ी खड़ा करके, तो कई बार तो उनके पास से जा कर के खाना खाया था। और फिर मैं भटकता भटकता उस शहर से बाहर निकल आया था। अब आगे जो था बिल्कुल खाली खाली सा जगह दिखाई दे रहा था, जैसे हमारे गांव में था। मुझे यहाँ पर इस जगह पर आकर के बहुत संतुष्टि मिली। खुली खुली हवा, शोरगुल भी बिल्कुल नहीं था। लेकिन वहाँ पर भी बड़े बड़े गोदाम जैसे दिखाई पड़ रहे थे। कई आधे अधूरे बने हुए थे, कई पूरा बना हुआ था, और पेड़ पौधे रोड पर साइड में जंगल जैसे भी दिखाई दे रहे थे। मैं थका तो था दिन भर का, कई दिन से नींद भी सही ढंग से नहीं ले पाया था। तो एक आधे अधूरे गोदाम के पास में जा कर के और एक पेड़ के नीचे, जो बड़ा सा पेड़ था, और वहाँ पर मैं अपना जो बैग था उसका तकिया बनाया और मैं सो गया। थकावट थी तो नींद में जाने से देरी नहीं हुई। मैं गहरी नींद में चला गया था। जब मेरी आँख खुली तो मुझे कोई उठा रहा था। मैं देखा तो बाहर अंधेरा ही अंधेरा हुआ पड़ा है। हाँ, कहीं कहीं दूर दूर पर कोई रोशनी नजर आ रही थी। अब मुझे जो उठाने वाला शख्स था बहुत लंबा था, देखने में हेल्दी था और काला कलूटा था। सर के बाल बहुत बड़े बड़े थे और देखने में बड़ा अजीब सा लग रहा था। वो मुझे उठा रहा था। अरे उठ जाओ, तुमने खाना नहीं खाया, खाना खत्म हो जाएगा, जल्दी से आओ। मैं खाने का नाम सुना तो भूख जाग उठी। मैं उठ करके खड़ा हुआ और कहने लगा, कहाँ पर खाना भाई, कहाँ पर खाना है? वो कहने लगा कि मेरे पीछे आओ, तुमने देर कर दी, जल्दी आओ नहीं तो खाना खत्म हो जाएगा। मैं उसके पीछे पीछे चल पड़ा। थोड़ी दूर चलने के बाद में अंधेरा तो था ही। अब मुझे आइडिया नहीं लग रहा था कि मैं जा रहा हूँ तो किधर जा रहा हूँ। मुझे हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा था। एक जगह पर मुझे रोशनी नजर आई। अब वहाँ पर देखा तो कुछ लोग खाना के लाइन में खड़े थे और एक औरत सफ़ेद कपड़ों में मुंह ढके हुए खाना लोगों को बांट रही थी। मुझे लगा कि ये भी कोई गरीबों को खाना देने वाली है, ताकि रात में कोई गरीब व्यक्ति रोड पर भूखा ना सोए। मुझे बहुत खुशी हुई उनको देख करके कि आज भी दुनिया में ऐसे लोग हैं जो गरीबों का ख्याल रखते हैं। मैं उनके पीछे जाकर के लाइन में खड़ा हो गया और जो शख्स मुझे लाया था अब पता नहीं कहाँ, ना जाने कहाँ पर वो गायब हो गया। मुझे वो नज़र नहीं आ रहा था। अब मेरे सामने में जो लाइन लगी हुई थी, कम से कम 10 लोग तो ज़रूर थे। अब मैं उनकी तरफ देखने लगा कि आखिर यहाँ पर तो कोई दिन में मुझे नज़र नहीं आया था, तो ये कौन लोग हैं? मैं ध्यान से देखने लगा तो उनकी दशा तो बहुत बेकार मुझे दिख रही थी। मेरे सामने में जो शख्स था उसका तो एक पैर ही नहीं था, कपड़ा बिल्कुल फटा हुआ दिखाई दे रहा था और सर के बाल तो ऐसे ही बिखरे हुए थे, जैसे लग रहा था कि सालों से नहाया नहीं हो। उसके शरीर से गंध भी आ रही थी। उसके आगे वाले का भी हाल ऐसा ही मुझे नजर आ रहा था। उसके तो एक हाथ नहीं थे।
जो भी लोग उस लाइन में लगे थे, कोई न कोई ऐसा लग रहा था, ऐसा ही मुझे सब दिखाई दे रहा था उस रात में। अब मैं भी उनके पीछे लगा हुआ था और वो औरत खाना सबको एक पैकेट में दे रही थी और वो खाना लेकर के अंधेरे में ना जाने किधर को चले जाते थे। मेरा जब नंबर आया तो मैं भी अपने दोनों हाथ आगे कर दिया ताकि वो औरत मुझे खाना दे सके। वो औरत अब मेरी तरफ घूर करके देखने लगी। वो घूरते हुए एक अनजानी आवाज में वो किसी को बुलाया, शायद मुझे ऐसा ही लगा। और फिर मुझे अंधेरे की साइड में से एक लड़की आती हुई दिखाई दी, जवान खूबसूरत लड़की, और वो भी सफ़ेद कपड़ों में थी। और फिर वो लड़की भी मुझे घूरने लगी। अब फिर दोनों मिलकर के एक दूसरे से बात करने लगे एक अनजानी भाषा में। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और तभी वो खूबसूरत लड़की जो अंधेरे से निकल कर के आई थी और वो कहने लगी कि नौजवान मेरे साथ में चलो, ये खाना तुम्हारे लिए नहीं है, तुम्हारा खाना अंदर है, आ जाओ मेरे पीछे पीछे। मैं तो भूखा था और मैं उस लड़की को देख करके उसके पीछे पीछे चल पड़ा। मैं जरा भी नहीं सोचा था कि मैं जिसके पीछे चल रहा हूँ और जिधर जा रहा हूँ एक बहुत बड़ा खतरे में फंसने जा रहा हूँ। मुझे आइडिया होता तो मैं बिल्कुल नहीं जाता, लेकिन मेरे हाल तो भूख ने खराब कर रखी थी। मुझे भूख ने ऐसा दम बेहाल कर रखा था। मैं उस लड़की के पीछे पीछे चलने लगा और तभी अंधेरा गाढ़ा हो गया था। मुझे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था, बस उस लड़की का कपड़ा मुझे साफ साफ नज़र आ रहा था। एक दो बार तो मैं गिरते गिरते बचा उस अंधेरे में। उस लड़की को समझ आ गया था कि मैं अंधेरे में देख नहीं सकता। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और अपनी मीठी आवाज़ में बोली कि बस तुम मेरे पीछे पीछे चलते रहो, मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ लिया है, अब तुम गिरोगे नहीं। मैं उसके पीछे पीछे चलता रहा। मैं महसूस किया कि उसकी कपड़ों से इत्र की एक बहुत ही सुंदर खुशबू आ रही थी, लेकिन मुझे तो भूख ने बेहाल कर रखा था। मैं चाह रहा था कि जल्दी से जल्दी मुझे कोई भी भोजन मिले ताकि मेरा पेट की जो गर्मी है शांत हो। हाँ, मैं उसके पीछे चलता जा रहा था। लग रहा था कि रास्ता ख़त्म नहीं हो पा रहा है। मैं काफ़ी देर से उसके पीछे पीछे चल रहा था और मुझे वो एक अंधेरे की साइड में एक घर के पास ले आई। वो घर देखने में एक आम घर का ही तरह दिखाई दे रहा था। उसमें भी एक दरवाज़ा था। लग रहा था कि कोई मध्यम परिवार का ही घर है। और फिर उसने उस दरवाजे को खोला। जैसे ही दरवाजे को खोला तो अंदर में मुझे रोशनी चमकती हुई दिखाई दी। और वो लड़की मेरा हाथ पकड़े हुई थी और बोली मेरे पीछे ही चलो, डरने की कोई बात नहीं है, सब कुछ सही है, तुम्हें खाना मिलेगा, तुम बिल्कुल परेशान ना हो। जब मैं उस कमरे के अंदर पहुंचा, वो दरवाज़ा जो मेरे पीछे था वो अपने आप बंद हो गया। अंदर तो दिन जैसा माहौल था। वो छोटा सा दरवाज़ा, छोटा सा घर, हम तो एक खुले लग रहा था कि स्थान में है जहाँ पर दिन जैसा प्रकाश दिखाई दे रहा है। अंदर बहुत सारी लड़कियाँ मुझे नज़र आ रही थी जो कोई ना कोई काम करती हुई नज़र आ रही थी। और वो लड़की मुझे मेरा हाथ पकड़े हुए एक घर के अंदर ले गई जो देखने में एक महल का तरह लग रहा था। और उस पलंग पर एक औरत लेटी हुई थी। वो लड़की लग रहा था कि वो दासी है। और उस घर के दरवाजे पर उसने अपनी अनजानी भाषा में ना जाने क्या बोला। और फिर उधर से वैसी ही आवाज़ आई। और फिर वो लड़की कहने लगी चलो अंदर आ जाओ। मैं जब अंदर पहुंचा तो देखा कि एक 30-35 साल की औरत पलंग पर लेटी हुई है और वो भी सफ़ेद कपड़ों में।
देखने में वो भी बहुत सुंदर थी और वो मेरी तरफ घूर करके देखने लगी। कुछ देर देखने के बाद में मुझे तो भूख लग रहा था और वो फिर उस लड़की से बोली कि इसको पहले भोजन करवाओ, इसके बाद देखते हैं इसका क्या करना है। वो भाषा में समझ गया था कि वो एक आम सी भाषा थी जो हम बोला करते थे। अब वो लड़की मेरी तरफ मुड़ी और कहने लगी, आ जाओ मेरे पीछे चलो, मैं तुम्हें खाना खिलाती हूँ। और फिर एक जगह पर मुझे ले गई, शायद वो पूरा रसोई भंडार था। वहाँ पर तो किस्म किस्म के पकवान बन रहे थे और सब काम करने वाली लड़कियां ही नजर आ रही थी। सब 20-22 साल की उम्र की मुझे दिखाई दे रही थी और सारे के सारे सफ़ेद कपड़ों में थी। अब मुझे उस जगह पर बिठा करके भर पेट भोजन दिया गया। मैं खाना खा करके संतुष्ट हो चुका था। मेरी पेट की अग्नि अब शांत हो गई थी। तब मुझे अब कुछ समझ में आने लगा था कि मैं कहाँ पर हूँ, क्योंकि यहाँ तो रात तो थी नहीं, यहाँ तो दिन जैसा उजाला था। हर तरफ रोशनी नजर आ रही थी, लेकिन रोशनी कहाँ से आ रही थी, उसका सोर्स क्या था, मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा था। अब खाना तो मैं खा लिया था। अब वो जो लड़की थी फिर मेरे पास में आई, अब बोली कि चलो मैडम बुला रही है। मैं फिर पीछे पीछे चल पड़ा था कि अब मैडम क्या कहती है, क्यों बुलाई है। डर तो अंदर से मुझे लगा था। अब मुझे थोड़ा संदेह हो चुका था कि मैं शायद कहीं गलत जगह पर तो नहीं फंस गया हूँ। डर तो अंदर में पैदा हो गया था। और तभी हम उस मैडम के कमरे में पहुँच गए थे और वो लड़की मुझे उस दरवाजे के अंदर कर दिया। अब बोली कि चले जाओ मैडम के पास में। अब फिर बाहर से दरवाज़ा बंद कर दिया। मैं उस कमरे में पहुंचा। मैडम पलंग पर अभी भी लेटी हुई दिखाई दे रही थी और वो मुझे अपने नज़दीक बुलाया। मैं उनकी तरफ देखने लगा। अब उनके चेहरे पर एक अजीब सा मुस्कान था। वो मुझे देख करके मंद मंद मुस्कुरा रही थी। अब फिर ना जाने मेरे साथ में क्या हुआ कि लगा कि सारा सर मेरा चकरा रहा है। मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं अब लहरा करके ज़मीन पर गिर जाऊंगा। और तभी उस मैडम ने अपना हाथ बढ़ाया और मुझे पकड़ लिया। और इसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं रहा। मैं बेहोशी में चला गया था। ना जाने कब तक मैं बेहोशी में था, मुझे कुछ भी याद नहीं। मेरी जब आँख खुली तो मैं आंखें खोला तो मैं देखा कि अभी भी वैसे ही रोशनी है। मतलब यहाँ हमेशा रोशनी रहती है। मैं कितनी देर तक बेहोश रहा, मुझे कुछ भी याद नहीं था। मेरा शरीर बहुत दर्द कर रहा था। मुझे लग रहा था कि मैं कहीं अजीब जगह में फंस गया हूँ। यहाँ तो हर कोई सफ़ेद कपड़ों में दिख रहा है। हर कोई एक जैसा उम्र में लग रहा है। जितनी लड़कियाँ मुझे दिखाई दी वो सब 20-22 साल की दिखाई दे रही थी। बस वो जो मैडम थी वो 30-35 साल की लग रही थी। और इस बड़ी सा हॉल नुमा कमरे में मुझे सब देख करके बड़ा आश्चर्य सा लग रहा था कि मैं कहाँ पर आ गया हूँ। और तभी मुझे वो लड़की दिखाई दी जो मुझे बाहर से लेकर आई थी। मैं उसके पास पहुँच गया। अब मैं कहने लगा कि दीदी आप मुझे कहाँ लेके आई हो, बाहर तो रात था, आप यहाँ पर तो उजाला ही उजाला है। अब मैं मैडम के कमरे में गया था तो मुझे चक्कर क्यों आने लगा, मैं बेहोश सा हो गया था। मुझे क्या हुआ दीदी, आप मुझे बाहर ही छोड़ दीजिए, मैं बाहर निकल जाऊँगा, आप इतना तो कर दो। लेकिन उस लड़की ने मुझे घुड़क दिया। वो कहने लगी कि नहीं, यहाँ बाहर जाने के लिए परमिशन की ज़रूरत पड़ेगी तो वो परमिशन मैडम ही देती है। अगर वो मैडम तुम्हें परमिशन देती है तो तुम बाहर निकल सकते हो, नहीं तो इस जगह से कोई भी बाहर निकल नहीं पाएगा अपनी मर्जी से। अब मैं बिल्कुल समझ गया था कि मैं एक माया जाल में फंस चुका हूँ। ये तो माया जाल ही है।
हर लड़की एक जैसी नज़र आ रही थी, एक ही उम्र की, सफ़ेद कपड़ों में। इतना बड़ा एरिया था उस जगह पर कि आप पैदल चलते रहो तो कभी भी ख़त्म नहीं होता था। समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सी दुनिया है, मैं यहाँ पर क्यों फंस गया। शायद भूख की वजह से। अगर भूख ना होती तो मैं यहाँ तक कभी भी नहीं आता। लेकिन अब तो फंस चुका था। लेकिन अब उस मैडम का कमरा मुझे नज़र नहीं आ रहा था कि जहाँ मैं गया था, मैडम के कमरे में। लेकिन मैं ढूंढ रहा था कि मैं मैडम से जाकर मिलूं, उनसे मिन्नतें करूं कि आप मुझे बाहर जाने का आज्ञा दीजिए। लेकिन वो कमरा मुझे मिल नहीं रहा था। मैं जितना दूर चलता अलग अलग ही कमरा देखता था। उस मैडम का कमरा तो मुझे नज़र तक नहीं आया। आखिरकार मैं थक गया था। अब मैं एक जगह पर फिर आराम करने बैठा और फिर मुझे नींद आ गई थी। मैं जाने कितना रात कितने दिन सोता रहा वहाँ पर, कुछ मुझे नहीं मालूम। और जब मुझे आँख खुली तो मैं बाहर रोड पर था और रात का ही समय था। अभी भी मैं खुली हवा में था। अंधेरा हर तरफ दिखाई दे रहा था। जिस पेड़ के पास में मैं लेटा था मैं वहीं पर था। लेकिन अब मेरे चेहरे पर जो दाढ़ी उगाड़ी थी बहुत लंबी बढ़ चुकी थी, मूछें भी बड़ी हो चुकी थी, सर के बाल भी बड़े बड़े दिखाई दे रहे थे और कपड़े का हालत तो बहुत दयनीय हो चुका था। मेरा कपड़ा कई जगह से फटा फटा नज़र आ रहा था। लेकिन उस घर से निकल कर के, उस अनजानी दुनिया से निकल कर के मैं बहुत ही खुश था। अब फिर तो मैं उस जगह से भागने में देरी नहीं की। मैं उस जगह से भागना शुरू किया वापस शहर की तरफ। जब शहर के नज़दीक पहुंच गया था तो सुबह हो चुकी थी। अब मैं देख करके चैन का सांस लिया कि मैं अब शहर का अंदर हूँ। मैं भूल से ही उस रोड पर जाने का अब हिम्मत नहीं कर रहा था जिधर मैं गया था। ना जाने कैसी दुनिया थी, वो कौन से लोग थे और कौन सी वो महिला थी और वो लड़कियां एक जैसी क्यों दिखाई दे रही थी। मैं किस जगह पर पहुंच गया था मुझे कुछ भी नहीं मालूम हुआ। आखिरकार मुझे एक होटल में नौकरी मिल गई थी प्लेटें धोने की और वही मैं करने लगा था। लेकिन मैं पढ़ा लिखा था, मुझे कुछ आगे बढ़ना था। मैं लोगों से संपर्क करना शुरू कर दिया। अब वहाँ तो मुझे पेट भर का खाना मिल जाता था, कपड़ा भी मुझे साफ सुथरा मिल चुका था। तो मैं लोगों से संपर्क करने लगा, लोगों से दोस्ती करने लगा। अब फिर मुझे एक बढ़िया सी नौकरी मिल गई थी जो मेरे लायक थी। लेकिन उस घटना को तो मैं कभी भी नहीं भूल सकता था कि मैं किस जगह पर जा कर के कैद हो गया था कि मुझे पता ही नहीं लगा कि मैं महीनों 2 महीना कि कितना दिन मुझे व्यतीत वहाँ पर करना पड़ा था। वो अलग ही एक दुनिया थी। लेकिन दुनिया किसकी थी मुझे कुछ भी नहीं मालूम। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है जो आप मुझे सुनाना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पर या मेरे इंस्टाग्राम पर अपनी कहानी को शेयर कर सकते हैं। और दोस्तों, ये चैनल भी आप ही का है तो थोड़ा सा प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और फिर हम मिलते हैं एक नई तरह की कहानी में अगले रोज। आप लोग अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। नमस्कार।